हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ x + 4 को इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसकी वैल्यू को t लेट किया, अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस, राइट। सो dt/dx था यहाँ पर, लेकिन dt की वैल्यू मैंने यही रहने दी और dx की वैल्यू जैसे कि मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी। सो यहाँ पर अब मेरे को dx की जगह क्या लिखना है, dt। और कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है जिसकी जगह मैं dt सब्सटीट्यूट कर सकूँ, राइट। सो यहाँ पर अब आपके पास रूट के अंदर वैल्यू को क्या लिखोगे, इस पूरी वैल्यू का नेम आपने क्या लिया है, t। तो रूट के अंदर t हो चुका है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ से फाइंड आउट करोगे, यहाँ से जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था। सो x की वैल्यू t - 4 होगी, राइट। तो t - 4, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो ओवरऑल वो आपका जो पैरामीटर है वो t की फॉर्म में चेंज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे t की पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ, t⁻1/2। अब ये जो वैल्यू है इसके नीचे भी मैं लिख सकती हूँ डिवाइड करके, और इसके नीचे भी मैं लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स t/t1/2 - 4/t1/2। अब ये वैल्यू जो अगर मैं न्यूमरेटर में भेजूंगी तो नेगेटिव में आ जाएगी, लाइक दिस। तो यहाँ पर अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1/2। दैट मीन्स अगेन आपके पास सॉल्व करने के बाद पावर 1/2 ही आएगी। एंड यहाँ पर एज इट इज, राइट। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनका कर देना है इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अब मेरे को जो भी इनका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे। सो t की पावर में 1 वैल्यू ऐड हो जाती है, राइट। सो 1/2 + 1, और वही वैल्यू आपके नीचे भी आ जाती है। सेम हेयर, t की पावर -1/2 है तो +1 इधर, लाइक दिस। सो यहाँ पे इसको पावर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, 3/2। और यहाँ पे बेस में भी वैल्यू आएगी 3/2, लेकिन रेसिप्रोकेट करने के बाद आपको 2/3 ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1/2, नीचे भी +1/2। तो जिसको आप नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हो, 8, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट करके 2 की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आई होप आई एम क्लियर हेयर कि यहाँ पर जो अब रिमेनिंग t की वैल्यू है, सो एंड में क्या होता है कि आपको जो t की वैल्यू लेट करी है उसको वापस से इसी फॉर्म में लिखना होता है। सो t की जो वैल्यू है x + 4 वो वापस से आपको यहाँ पर लिखना है। So this is the final answer for question number 11. Now let's see question number 12. So यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को किस तरह से अभी स्प्लिट करके लिखने वाली हूँ, देखो किस तरह से। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है x³ - 1 और उसकी पावर क्या है, 1/3। यहाँ पर मेरे पास है x⁻5, तो इसको मैं x².x⁻3 लिख सकती हूँ अलग अलग करके। बेस सेम होगा, वापस से पावर्स ऐड करो, आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो मैंने इस वैल्यू को इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया है, लाइक दिस। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ x, और मैं लेट कर रही हूँ x³ - 1 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को इक्वल्स टू t। सो यहाँ पर आपको एज आपका जो फंक्शन है उसको सिंपलेस्ट वे में लेकर आना है। तो बेस्ट वे आपका यही होता है कि आप ऐसी वैल्यू चूज करें जिसकी हेल्प से आपको कोई भी आगे जाके परेशानी ना हो और आपका क्वेश्चन जो है वो पजल वे में सॉल्व ना हो, राइट। सो सिंप्लीफाई करने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपके थिंकिंग पावर को थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे x की पावर क्यूब है तो क्यों ना मैं इसकी पावर को भी इस तरह से लिख दूँ। क्यों होगा, अब ये अलग करके क्यों लिखा है, इसका यूज अभी आपको पता चल जाएगा। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3x², लाइक दिस, इस तरह से वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, dx की वैल्यू है, x² की वैल्यू है,
अब देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट करके ना लिखती तो क्या मुझे ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिखता? नहीं। तो इट्स बेटर कि आप इसको स्प्लिट कर देते तो इट्स बेटर, राइट। सो ये वाला स्टेप आप इसके बाद भी कर सकते हो, राइट, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाता है बाद में जब वो टी की वैल्यू लेट कर लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अब मुझे डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, और वो कैसे आएगी वैल्यू अगर मैं इनको स्प्लिट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब देखो आपके पास 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो 3 को उधर शिफ्ट कर दो, सो dt/3। सो ये और dx के लिए, ये पूरी वैल्यूज के लिए एक्स क्यूब को छोड़कर आप क्या लिख सकते हो? dt/3 लिख दो। ये पूरी वैल्यू के लिए आपने क्या वैल्यू ली है? t लिख दो, और इसकी पावर क्या है? 1/3। अब बारी रह गई है एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली। सो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हुई? t+1। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? t+1। किसकी जगह आई? आपके इसकी जगह, एक्स क्यूब की जगह। अब यहाँ पर देखो, ये जो 3 कांस्टेंट है मैंने इसको बाहर भेज दिया है, इसकी पावर 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी, लाइक दिस। अब मैं इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ। ये 1/3 पूरे इंटीग्रेशन के साथ है, तो जब मैं इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ तो सबसे पहली बात यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, दैट मीन्स 4/3 हो जाएगी इसकी पावर, और यहाँ पे 1/3 इसके साथ भी, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिख रही हूँ। सो t की पावर यहाँ पे 1/3 ही रहेगी एज इट इज। सो यहाँ पे एक साथ सॉल्व करने से अच्छा है मैंने इनको क्या कर दिया है? स्प्लिट करके लिख दिया है। आप भी कर सकते हो ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। सो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा। सो 1/3 बाहर चल रहा है और इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 7/3, और वो ही रेसिप्रोकेट होके वैल्यू जब आएगी आपके पास 7/3, तो 3 आपके पास यहाँ पर आएगा और 7 नीचे रह जाएगा, तो इसकी पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4/3, तो जिसका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। सो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, राइट। सो t की वैल्यू जो भी थी वो वापस से यहाँ पर डाल दो। सो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3/7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3/4 प्लस c इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर मैं इस वैल्यू को t लेट करूंगी और उसको डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर तो आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद पावर एक कम हो जाएगी तो वो एक्स स्क्वायर ही दिखेगा, राइट। तो मुझे ये वैल्यू मिल सकती है जब मैं इसको t लेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करूँ। सो लेट 2 + 3x टू द पावर क्यूब इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? लाइक दिस, दैट मीन्स 9x² dx इक्वल्स टू dt, जिसमें से कि x² dx तो है, 9 नहीं है, तो मैं 9 को इधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस पूरी वैल्यू के लिए, इस पूरी टर्म के लिए आप क्या लिख सकते हो? dt/9 लिख दो। और ये जो वैल्यू है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है? t का क्यूब। सो 9 वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, बाहर चली जाएगी, सो 1/t³ dt। सो ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, राइट। सो t की पावर -3। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, पावर एक ऐड हो जाती है सिंपली और वो ही डिनोमिनेटर में आ जाती है। सो दैट मीन्स 1/9, ये वैल्यू क्या आएगी? -2। तो मैंने ये वैल्यू कांस्टेंट के साथ लिख दी है, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी? -2 + c, तो जिसको मैं नीचे लिख सकती हूँ, पॉजिटिव में आ जाएगी मेरे पास पावर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 2 ज़ा -18 1/t² + c, दैट मीन्स -1/80। सो दैट मीन्स -1/80 t का स्क्वायर। सो t की वैल्यू वापस से आप यहाँ पे डाल दो, 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आप अगर ये पावर को यहाँ पर भी रहने देते न्यूमरेटर में, तब भी फाइनल आंसर मान लिया जाता। इट्स नॉट प्रॉब्लम कि आपको हमेशा
उसकी पावर को पॉजिटिव में ही शो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ तक भी लिख सकते थे और t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये वैल्यू क्या है, 1/x। तो log x का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मुझे 1/x ही मिलता है, तो क्यों ना मैं लेट कर लूँ log x की वैल्यू को t। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मुझे यही वैल्यू मिलेगी, जिसको मैं डायरेक्टली dt पुट कर पाऊँगी। सो इसको मैंने dt पुट कर दिया और ये वैल्यू को मैंने t ले लिया था, जिसकी पावर क्या है m। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो नेगेटिव में दिखेगी। अब यहाँ पे पावर में 1 वैल्यू ऐड हो जाती है जब हम इसका इंटीग्रेशन, मतलब कोई भी जैसे पैरामीटर है, यहाँ पे t है पैरामीटर, या सपोज करो जैसे हम x पैरामीटर में हमेशा इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, तो अगर x टू द पावर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का, पावर आपकी ऐड हो जाती है, वही बेस में आ जाती है, राइट। दिस इज द फॉर्मूला अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, जब आपके पास एक पैरामीटर होता है और उसकी पावर होती है, बहुत ही इजीली हम उसको सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पे सिंपली बस पावर में 1 ऐड की, वही पावर आपकी बेस में आ गई डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। लेकिन यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू वापस से डालनी है आपको, दैट मीन्स log x, आप इसको 1 - m भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो अगेन मुझे पता है कि मैं जब इस वैल्यू को, बेस वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू को t लेट करूंगी तो डेफिनेटली मुझे डिफ्रेंशिएट करने के बाद x वैल्यू तो मिल ही जाएगी, राइट। सो लेट कर लिया मैंने 9 - 4x² को t के इक्वल, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा लाइक दिस। सो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, दैट मीन्स -8x dx इक्वल्स टू dt, जिसमें से कि आपके पास x dx आपके पास न्यूमरेटर में है, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो dt। लेकिन ये -8 नहीं है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। सो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, dt अपॉन -8, और ये वैल्यू को मैंने क्या माना था, t, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख सकती हूँ मैं, राइट। तो -1/8 आपकी कांस्टेंट वैल्यू बाहर जा चुकी है, और 1/t का इंटीग्रेशन भी बहुत ही इजी है, दैट मीन्स log mod में t, एंड t की बस वहाँ पे वापस से वैल्यू पुट करनी है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही इजी था ये, राइट। सो ये और भी इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको नहीं बोला गया होता कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस आपको क्या मिलता है, अगेन दिस। तो अगर यहाँ पे न्यूमेरिक टर्म है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सपोज 10x होता, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आती, ये तो आती ही आती है, कांस्टेंट की वैल्यू नीचे आ जाती, सिंपल। तो ये तो आपको पता है। सेम वे आप क्या करते, ये वैल्यू तो आपको डायरेक्टली इस तरह से मिलती ही मिलती, साथ में जो 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता, तो ये आंसर आता आपके पास डायरेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन आपको बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है इस एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हम देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए मेरे पास है ही क्या, एक ये वैल्यू ही तो है। सो इसको मैंने लेट कर लिया 2x + 3 = t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी, मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, dx = dt। सो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ dx, राइट। जिसमें से कि मेरे को यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती थी, तो इस 2 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अब मेरे पास dx की वैल्यू किसके इक्वल है, dt/2, तो वो मैंने dx की जगह पुट कर दी, और जो t की वैल्यू थी उसकी जगह t लगा दिया। तो इसका इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी, दैट मीन्स दिस वन। तो मेरे पास वही वैल्यू आ गई, और ये कांस्टेंट नीचे चल ही रहा था, तो मतलब t का आंसर, मतलब t की वैल्यू बस पुट करनी है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपने विदाउट फॉर्मूला भी देखा है, विद फॉर्मूला भी देखा है। सो यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि x² आपके पास एक वैल्यू है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो x तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो लेट कर लो x² को t, जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, जिसमें से x dx आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो अब x dx की जगह आप क्या लिखोगे, dt/2, और अब बची वैल्यू ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है, और इसको आप लेट कर चुके हो t। अब आपके पास ये e⁻t जो है वो
डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, और ये 2 को मैंने बाहर लिख लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, दैट मीन्स यही वैल्यू आती है, बस साथ में जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू होती है, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी ज़रूर आपका आएगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ न्यूमेरिक टर्म आती है, अगर नेगेटिव है तो वो भी आएगा, राइट। सो -1/2 हो चुका है, e⁻−t एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे t की वैल्यू आपको डालनी है, दिस इज द फाइनल आंसर। सो लाइक दिस, आप इस वैल्यू को जो नेगेटिव हो रही है पावर बेस में लिखोगे डिनोमिनेटर में, तो यही आपको इसी तरह से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।